हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल मॉक टेस्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन देखे थे इकोनॉमिक्स के, और आज मॉक टेस्ट ये सेकंड है आप लोगों का, जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे, मतलब 11 से लेकर 20 तक की बात करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस के साथ साथ आपका आरओए, यूपीएसआई है, और कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी रेलवे आप दे रहे हैं तो सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काम आते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स के वो भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं। पीवाईक्यू तो हैं ही, और ये अपडेटेड आज की डेट तक आपको हम उसको अपडेट करके डेटा के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। तो इसमें से दिए गए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, क्या इनमें से कौन से आपके आर्थिक विकास की व्याख्या के आधार हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी होता है, प्रति व्यक्ति आय भी है, और आर्थिक कल्याण का आधार भी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा जिसमें ये सारी चीज़ें किसमें मानव संसाधन में मतलब आ जाती है। आर्थिक विकास के जो मुख्य आधारों में मानव संसाधन भी आ जाता है। मानव संसाधन में क्या है, श्रम है, पूंजी है, और प्राकृतिक संसाधन भी आ जाते हैं। पूंजी निर्माण आती है, तकनीकी आती है, प्रगति, उद्यमशीलता, तो बुनियादी ढांचे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 12 है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करंट से रिलेटेड है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। ये बिल्कुल से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में भारत में का क्या स्थान है। ये 2025 से आपको रिलेट करके बताना है, करंट से क्वेश्चन को बिल्कुल से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 126, ऑप्शन सेकंड में दिया है कि 127, ऑप्शन सी में दिया गया 129, और ऑप्शन डी है 128। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें 2025 में भारत की स्थिति है, तो इस 130 पोजीशन पे है। कितने पे? 130 पोजीशन, जो ऑप्शन में आपके कहीं भी नहीं दिख रहे। ठीक है, और 2023 में इसमें 124 थी, मतलब 23-24 में, और उसके बाद ये 25 में आपकी आ गई। जो मध्यम मानव विकास को श्रेणी में आते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति जो मध्यम मानव विकास में आउट ऑफ 193 कंट्री में से है, 193 कंट्रियों में से भारत की स्थिति 130 से कुछ खास स्थिति नहीं है। हाँ, क्योंकि देख रहे हो 60-63 देश ही अपने से अच्छे हैं, न बेकार 72 स्थिति में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं है, 130 हो जाएगा, और आउट ऑफ 193 कंट्री में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, मतलब आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। लिखा है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था। ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखो, पहला मानव विकास पूछ रहा है कि किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, सभी को पता है एकदम से। ऑप्शन फर्स्ट में लिखा है प्रोफेसर अमृत सेन ने, ऑप्शन सेकंड में महबूब उल हक ने, या ऑप्शन सी में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी को पता है कि महबूब उल हक। और ये कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, पाक से थे ये, हम बोल सकते प्रोफेसर थे। तो महबूब उल हक ने किया था तैयार, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने जो है ये 1990 में भारतीय जो अर्थशास्त्री अमृत सेन के साथ मिलकर इसको प्रकाशित किया था। जो मानव विकास सूचकांक की बात करें तो पाकिस्तान के महबूब उल हक थे, और 1990 में इन्होंने भारत के जो प्रोफेसर अमृत सेन थे, उनके साथ मिलकर इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, जो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, डॉक्टर महबूब जो उल हक के बारे में। तो मानव विकास की ये अवधारणा पेश की इन्होंने, जिसे लोगों की स्वतंत्रता और विकल्पों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया के रूप में इन्होंने परिभाषित किया था। और इन्होंने जो अपनी फर्स्ट रिपोर्ट 1990 में ही दी थी। ठीक है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसको मतलब मान्यता मिलेगी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे और बहुत आसानी से, जल्दी से, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कितना आसान क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र भैया किसे कहेंगे? कृषि को क्षेत्र को कहेंगे, या सेवा क्षेत्र को कहेंगे, या ऑप्शन सी में औद्योगिक क्षेत्र को कहेंगे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि क्षेत्र होता है। तो कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब इसमें फसल लगाना, ये सारी चीज़ें प्राथमिक कच्चे मालों का उत्पादन करना ही प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 में लिखा है कि आपका शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक शिक्षक है वो भी अपने पुत्र को ही पढ़ा रहा है, तो ये पढ़ाने में कौन सी क्रिया हो रही है? क्या ऑप्शन ए में दिया कि अनार्थिक क्रिया है, ऑप्शन बी दिया है कि आर्थिक क्रिया है, ऑप्शन सी है दोनों ही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना एक प्रकार की हम बोलेंगे ये सकर्मक क्रिया है, जिसमें हम आर्थिक और अनार्थिक दोनों को देखेंगे। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। यदि किसी शिक्षक किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र को पढ़ाने के लिए अगर कह रहा हो तो यह प्रणार्थिक क्रिया हो जाए। अभी थोड़ा हिंदी से आपका रिलेट हो जाएगा, बट हिंदी नहीं, हमें इकोनॉमिक्स के सेक्टर से देखा है तो अनार्थिक आर्थिक दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? इजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी, बट आपको थोड़ा सा इनमें डिटेल देखना पड़ा है तो हम डिटेल बताएंगे आपको, इस वजह से इजी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि आंसर आप करने के बाद उसको समझो, नहीं, उससे कुछ ना कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो इनमें से भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी हम थोड़ी सी स्थापना की बात कर लेते हैं, कब हुई थी आरबीआई की स्थापना। तो आरबीआई की स्थापना आपकी 1935 को होती है, ओके, 1935 में 1935 में होती है, जिसका जो राष्ट्रीयकरण था तो 1949 में। ये चीज़ दोनों चीज़ों को याद रखना है कि आपको क्या रखना है कि इसका स्थापना 1935 मतलब 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसके बाद यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में आ गई थी। थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो ये क्या करती तो ये भारतीय रुपये को जारी करने में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती, और बैंक की प्रणाली का ये विनियमन भी करती है। भारत में जितने भी सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का ये नियंत्रण भी करती। तो देश की जो मौद्रिक प्रणाली को संचालित करना भी इसका काम है आरबीआई का। तो हम कह सकते हैं यह देश की ऋण और मुद्रा प्रणाली को अपने लाभ के लिए संचालित करता है, ये आपके आरबीआई के काम थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करेंगे, मतलब आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन होगा। आप इसको बैक टू बैक सीरीज देखेंगे तो 17 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट सेकंड है, 10 क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आराम से। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का एनडीसी के बारे में बताना कि एनडीसी का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन होता है, तो ये बताना। तो इसमें एनडीसी की अगर बात करें कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, कौन होता है? प्रधानमंत्री। और ये वे ही परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, मतलब यहाँ से हम प्रेजेंट की बात करें तो मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको मैं एनडीसी के बारे में अगर कुछ जानकारी की बात करें तो कुछ सदस्य जैसे होते हैं, इसमें सभी जो कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग आ जाते हैं, और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। कार्य की अगर बात करें ये क्या कार्य करते हैं, तो यह भारत में विकास के सिंचाई मामलों पर निर्णय लेने और चर्चा करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप देती है। हम बोल सकते हैं क्या नीति आयोग इसके अंदर ही काम करे? हाँ, नीति आयोग और ये एक जैसे ही काम करते हैं। इसकी स्थापना अगर सबसे पहले ही बताएं हम कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसकी स्थापना सबसे पहले आपकी हुई थी 6 अगस्त को, और 1952 मतलब 1952 में 1952 में इसकी स्थापना होती है, और 6 अगस्त को हुई थी। हम बोल सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात थी। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ठीक है। कौन था? मोदी जी, ऐसे समझ लो, प्रधानमंत्री जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18
18 में लिखा है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वलभ हो गया। किस किस के बारे में बात कर रहे हैं कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, तो पहले हमें सूचना की बात करनी, फिर शिक्षा, फिर ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। तो सिंपल सा एक ही चीज़ होगी, कंप्यूटर सभी को पता है कि कंप्यूटर के आने के बाद ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। हम लोगों ने देखा है सूचना है, शिक्षा है और ये सारी चीज़ें इस वजह से सुलभ हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आप देख रहे हैं ना पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, फिर छोटी छोटी चीज़ें आ गई। तो हम ये सकते हैं ये टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है, इसने काफ़ी भूमिका इन चीज़ों में निभाई है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो WW आया, तो इन सारी चीज़ों से ये सूचना, शिक्षा, ये सारी आज की डेट में लोग ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 19 क्वेश्चन में लिखा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीयकरण के बारे में भी आप देखेंगे कि अभी तक अगर हम बात करेंगे कितनी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, सारी चीज़ें, बट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंकों का पूछा गया तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये सर्च करना है, आप लोगों को बताना है कि अब तक बैंकों का कितने बार राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसका तो आंसर पता है कि 1969 हो जाएगा, ऑप्शन ये सही है सी। और ये 19 जुलाई की बात है कि 19 जुलाई 1969 को, जिसमें 14 प्रमुख जो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और दूसरे राष्ट्रीयकरण की बात करें, पहला तो ये हो गया 1969, दूसरा हुआ था 1980 को, ध्यान देना 1980 को होता है, जिसमें 6 और बैंकों को, मतलब हम बोल सकते हैं सर पहले 14 बैंक थे का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 6 का हो गया। ठीक है, तो ये आपका राष्ट्रीयकरण हो गया था। फिर अगर इसकी बात करें तो पहले राष्ट्रीयकरण में 14 बैंक तो हो गई थी, और इसमें जो 50 करोड़ रुपए की जो राशि के लिए जमा किए जाने की बात की गई थी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1980 का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें ये 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, जिसमें 200 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ वहाँ पे, मेरे स्पेस कम पड़ता है डिस्प्ले पे, तो अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है। तो 200 करोड़ वाला 1980 में तो कितनी बार हो गए राष्ट्रीयकरण आप, और इसको देख सकते 2 बार अभी तक का अच्छे से हो चुका। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर होगा। 1969 और 1980, 200 करोड़, 500 करोड़, सॉरी 50 करोड़, 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होगी। एक ही हो सकती, वो है विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक, WB की बात करें। WB के बारे में हम बताएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही लिखा है WB। ठीक है, वर्ल्ड बैंक किस में लिखा है, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था आपकी वर्ल्ड बैंक हो जाएगी। आपको बस केवल वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेनी है कि वर्ल्ड बैंक क्या थी। तो आप अगर डायरेक्ट देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो नियम हैं जितने भी, तो ये विश्व बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, ये ग्रीन इंडेक्स भी जारी करता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है, आई थिंक कल की क्लास में था, नहीं था तो आप लोग याद कर लिए, बहुत पूछा